पढ़ते हैं प्रोसीजर फॉर ग्रांटिंग फाइनेंस। कंज्यूमर फाइनेंस अरेंज करने का प्रोसीजर क्या है। 2 स्टेजेस हैं, प्री सैंक्शन एंड पोस्ट सैंक्शन। प्री सैंक्शन स्टेज में क्या है, सबसे पहले क्रेडिट इंफॉर्मेशन ली जाएगी। जब सैंक्शन लोन किया जाएगा उससे पहले क्रेडिट इंफॉर्मेशन ली जाएगी, एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव किया जाएगा कि फाइनेंस जो है वो वाकई चेक किया जाएगा कि जो भी लोन चाह रहा है कंज्यूमर उसे देना चाहिए नहीं देना चाहिए। फर्दर उसकी टेस्टिंग या चेकिंग होगी। तो कस्टमर की क्रेडिट वर्दीनेस चेक की जाएगी। एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ जो भी उन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर फिल करी है, और फिर कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा कि लोन जनरेट करना है या नहीं करना है। नेक्स्ट इज पोस्ट सैंक्शन स्टेज। डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाएंगे जब फंड्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं कंज्यूमर फाइनेंस सिस्टम के तहत एक कंज्यूमर को, तो उससे जो भी डॉक्यूमेंट दिए हैं जिससे उसकी क्रेडिट वर्दीनेस जो है वो ऑथेंटिकेट हो रही है, एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह, डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद क्रेडिट फाइनेंस की पेमेंट की जाएगी और फिर इंस्टॉलमेंट की पेमेंट का सिस्टम जो है वो बांध दिया जाएगा और इंस्टॉलमेंट मिलनी शुरू हो जाएंगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब मोड्स ऑफ कंज्यूमर फाइनेंस, किस किस तरह का कंज्यूमर फाइनेंस लिया जा सकता है कंज्यूमर द्वारा। कैश लोन यानी क्रेडिट लोन भी कह सकते हैं उसको, कि जो वो गुड्स एंड सर्विसेज को जो नॉर्मल लाइफ के अंदर उसे कंजप्शन करना है तो उनके परचेज के लिए वो क्रेडिट लोन अरेंज कर सकता है कंज्यूमर। ऑल्सो यूज फॉर कंसोलिडेटिंग एग्जिस्टिंग लोन इनटू सिंगल अमाउंट। सिंगल अमाउंट में ओवरऑल लोन को कंसोलिडेट करने के लिए भी ये लोन रिसीव किया जाता है। नेक्स्ट इज़ रिवॉल्विंग अकाउंट। इसमें क्या है कि जहाँ पेमेंट्स जो होती हैं फाइनेंस की, जो क्या होंगी डेफर्ड बेसिस के ऊपर होती हैं, वहाँ पर मंथली पेमेंट करने के लिए क्या किया जाता है, रिवॉल्विंग अकाउंट पर कन्वीनियंट मंथली इंस्टॉलमेंट के बेसिस के ऊपर फंड्स रिसीव किए जाते हैं। क्रेडिट कार्ड प्लास्टिक मनी है, रिप्लेसमेंट है दूसरी काइंड ऑफ मनीज़ का, जो नोट्स वगैरह का जो करंट इकॉनमी में सर्कुलेट होते हैं। हम क्रेडिट कार्ड के बारे में समझ चुके हैं पीछे कि किस तरह से हम इसका यूज़ करके जो फर्दर शॉपिंग करते हैं या अपनी ड्यूरेबल्स या कंज्यूमर गुड्स परचेज करते हैं। ऑप्शन अकाउंट कि कितना भी परचेज कर सकते हैं, एक ओपन अकाउंट कितना भी परचेज कर सकते हैं एक मंथ के अंदर। इंस्टॉलमेंट अकाउंट ये क्या है, डीलर सेल्स को प्रमोट करने के लिए इंस्टॉलमेंट क्रेडिट प्रोवाइड किया जाता है। इक्वल पीरियोडिक यूज़ करने के लिए इक्वल पीरियोडिक इंस्टॉलमेंट जनरेट होंगी इससे। नेक्स्ट इज़ ऑप्शन प्लान। ये क्या किया जाता है कि फुल ऑफ पार्ट, पीछे भी हम कर चुके हैं, फुल ऑफ पार्ट पे किया जाएगा ड्यूरेबल्स के लिए और बाकी कैरी फॉरवर्ड कर लिया जाएगा ऑप्शन प्लान के लिए। नेक्स्ट इज़ पर्सनल लोन विदाउट कोलेटरल सिक्योरिटी होता है, लेकिन इसमें गारंटर के तौर पर किसी की गारंटी दी जा सकती है। हैसल फ्री प्रोसेस है, यानी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, आसानी से जल्दी से मिल जाता है। और हम बात करें इसके लिए सिर्फ आपको क्या है, ITR वगैरह ये सब कुछ जो भी इनकम लास्ट 2 ईयर्स की है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रिपोर्ट सिर्फ वो शो करनी होती है, ताकि सिर्फ ये पता चल जाए कि आप वर्दी हैं उस लोन को रीपे करने के लिए। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो प्रोवाइड किया जाएगा वो डिपेंड करेगा बोरोवर की इनकम के ऊपर। कंपनी जिसके लिए बोरोवर काम करता है उसके ऊपर और बोरोवर की हिस्ट्री के ऊपर। एक है स्पेकुलेशन क्रेडिट के लिए, इसको इक्वल इंस्टॉलमेंट के अंदर ही पे किया जाएगा। एक है एजुकेशनल लोन। जो ये पर्सनल लोन है वो कहीं ना कहीं बहुत बार जो जनरेट किए जाते हैं वो स्पेकुलेशन ट्रेडिंग के लिए भी होते हैं और EMIs के अंदर ही पे किए जाएंगे। एजुकेशन लोन करियर की ग्रोथ के लिए लेता है हर कोई।
एज स्टार्टेड जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उसको परस्यू करने के लिए ये लोन्स लिए जाते हैं। रीज़न क्या होता है कि जैसे ही एक पर्सन एजुकेशन जनरेट करता है, फर्दर वो करियर के अंदर जाता है, तो उसका एक्सपोनेंशियल ग्राफ जो है वो इंक्रीज़ हुआ है बिकॉज ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर डिमांड बढ़ी है कि स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं। तो एजुकेशन लोन्स का ग्राफ प्रोफेशनल कोर्सेज का एक्सपोनेंशियल ग्राफ बढ़ने की वजह से इंक्रीज़ हुआ है, इसीलिए एजुकेशन लोन्स जो हैं वो दिए जाते हैं। फ़ीस के अंदर हॉस्टल फ़ीस और सारा मेस का कवर होता है। अब तक हमने हाउसिंग फाइनेंस पढ़ा था, अब हम पढ़ रहे हैं अब तक हमने कंज्यूमर फाइनेंस पढ़ा था, अब हम पढ़ रहे हैं हाउसिंग फाइनेंस। हाउसिंग फाइनेंस का मेन पर्पस क्या है कि हाउसेस को कंस्ट्रक्ट या मेंटेन करने के लिए जो फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं हाउसिंग फाइनेंशियल सिस्टम द्वारा पे किया जाता है फंड्स, दैट इज़ हाउसिंग फाइनेंस। तो उन्होंने कुछ एक्सप्लेनेशन दी है कि हाउसिंग फाइनेंस इज़ व्हाट अलाउ फॉर प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ हाउसिंग, मतलब चाहे वो रेंट के बेसिस के ऊपर है या प्रोडक्शन या कंस्ट्रक्ट करना या उसे मेंटेन करना, उसके लिए फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं। इट रेफर्स टू द मनी वी यूज टू बिल्ड एंड मेंटेन द नेशंस हाउसिंग, की एक राष्ट्र में जितने भी रहने के लिए रेजिडेंशियल हाउसिंग स्टॉक ओवरऑल जितना भी रेजिडेंशियल हाउसेस बन रहे हैं उसके लिए जितना भी मनी यूज़ किया जा रहा है दैट वुड कम अंडर हाउसिंग फाइनेंस, बट इट ऑल्सो रेफर्स टू मनी वी नीड टू पे फॉर इट। एक तो कंस्ट्रक्ट या मेंटेन करने के लिए, उसके अलावा अगर इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इन द फॉर्म ऑफ मॉर्गेज लोन्स या रीपेमेंट के लिए जो फंड्स यूज़ हो रहे हैं वो भी हाउसिंग फाइनेंस का ही पार्ट होंगे। तो अब हम ये कह सकते हैं कि देयर हैज़ बीन एमर्जेंस एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अदर रेलिवेंट फॉर्म ऑफ हाउसिंग फाइनेंस। कहता है कि अपार्ट फ्रॉम सिर्फ रेजिडेंशियल मॉर्गेज फाइनेंस के अलावा कुछ और भी फॉर्म्स हैं हाउसिंग फाइनेंस सर्विसेज की। पहला है डेवलपर फाइनेंस। डेवलपर themselves provide long term finance to buyer through installment sales। जो डेवलपर है हाउसिंग फाइनेंस का वो लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करता है बायर्स को इंस्टॉलमेंट बेसिस के ऊपर। नेक्स्ट इज रेंटल फाइनेंस। ये क्या है आपका कि रेगुलर पेमेंट देने के लिए एक ओनर को जिसकी प्रॉपर्टी को लीज पे लिया है उसको रेंटल पेमेंट्स देने के लिए रेंटल फाइनेंस का यूज़ किया जाता है। माइक्रो फाइनेंस फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं कि जो भी हाउसिंग पर्पसेस हैं उनके अंदर कोई भी होम की इम्प्रूवमेंट, हाउसिंग पर्पस के प्रोग्रेशन के लिए या उनकी होम्स की इम्प्रूवमेंट के लिए माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइड किए जाते हैं। तो बेसिकली हाउसिंग फाइनेंस जो लिए जाते हैं वो कंस्ट्रक्शन करने के लिए या जो कंस्ट्रक्टेड है उसमें एक्सटेंड करने के लिए, परचेज करने के लिए, या कंबाइंड लोन लिया जाता है परचेज प्लॉट को परचेज करने के लिए या कंस्ट्रक्शन करने के लिए या एक्वायर करने के लिए हाउस किसी भी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी से। रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स भी हो सकता है और फ्लोटिंग भी हो सकता है। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो हाउसिंग फाइनेंस प्रोवाइड कराते हैं। आपका हाउसिंग फाइनेंस कंपनी रेगुलेटेड बाय नेशनल हाउसिंग बैंक, IDBI, ICICI, LIC हाउसिंग फाइनेंस, HDFC, SBI, टाटा होम फाइनेंस। होम लोन्स जो हैं वो बैंक्स द्वारा दिए जाते हैं। वो कौन से बैंक से जो होम लोन देते हैं? SBI होम लोन, एक्सिस, ये सभी नाम दिए हुए हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो हैं वो प्रोवाइड करती हैं लोन, इनके नाम दिए हुए हैं। जो भी होम लोन्स बेसिकली जो प्रोवाइड कराते हैं वो बैंक से भी लिया जा सकता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से भी लिया जा सकता है इंडिया में। और ये माना देखना ज़रूरी है कि जितने भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं वो सारी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का ही पार्ट है, आप उन्हें कमर्शियल बैंक्स का पार्ट नहीं मानेंगे। एक बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के बीच में से जो चुनाव करना है कि किससे हाउसिंग फाइनेंस अरेंज करना डिपेंड करता है
टेन्योर क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है, उनकी प्रोसेसिंग फ़ीस क्या है। तो कुछ टॉप फाइनेंसिंग कंपनी जो हमारे इंडिया के अंदर ऑपरेट कर रही है उनके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दे रखी है। इसमें से आप कुछ जो भी हैं इम्पॉर्टेंट वो कर सकते हैं। बेसिकली इट वुड बी रिगार्डिंग कि इसके अंदर क्या क्या कवर किया जाता है, जैसे कि HDFC हाउसिंग फाइनेंस जो है वो प्लॉट लोन भी दे रहा है, रूरल हाउसिंग लोन भी दे रहा है, होम इम्प्रूवमेंट लोन भी दे रहा है, एक्सटेंशन का भी लोन दे रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट होम लोन का 8.65% से स्टार्ट होगा। और ये जो होम लोन की स्कीम है ये सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन जो है रेजिडेंट ऑफ इंडिया जिनकी एज 18 to 65 ईयर्स के बीच में है उनको प्रोवाइड किया जाता है। लाइफ इंश्योरेंस फाइनेंस जो हाउसिंग फाइनेंस है लिमिटेड कंपनी वो अट्रैक्टिव यानी कि काफ़ी अपीलेबल इंटरेस्ट रेट के ऊपर इंडियन रेजिडेंट्स को, नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया NRIs को, पेंशनर्स को देती हैं लोन हाउस परचेज़ करने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, एक्सटेंड करने के लिए, प्लॉट को परचेज़ करने के लिए, ठीक है। और फ्लेक्सिबल रीपेमेंट पीरियड है इनका, क्विक लोन प्रोसेसिंग है, ज़ीरो प्रोसेसिंग फ़ीस है, ज़ीरो प्री क्लोजर चार्जेस हैं, कोई भी पार्शियल प्री पेमेंट चार्जेस नहीं है। इंडिया बुल आ गई, LNT है यहाँ पर, PNB आ गए आपके। तो ये आप देख सकते हैं कि हर एक का थोड़ा अपने अलग अलग मैकेनिज़्म है। अब बात करते हैं कि होम लोन की प्रोसेस क्या रहेगी। सबसे पहले तो क्या है कि पहले लोन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया जाएगा और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटैच किए जाएंगे, जिसके अंदर क्या होगा, एप्लीकेशन के अंदर इंफॉर्मेशन होगी एप्लीकेंट की, जो भी घर को ख़रीदने या प्लॉट को ख़रीदने या घर कंस्ट्रक्टेड है उसके अंदर कुछ एक्सटेंशन कराना चाहता है तो उसके लिए फाइनेंस अरेंज करना चाहता है किसी भी NBFC से या बैंक से, तो उसके अंदर उसके पर्सनल डिटेल्स, नेम, डेट ऑफ बर्थ, फ़ोन नंबर, रेजिडेंशियल एड्रेस होगा, एजुकेशन की डिटेल्स होंगी, इनकम और एम्प्लॉयमेंट की डिटेल्स होंगी, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, क्योंकि उसी से ही उनकी क्रेडिट वर्दिनेस पता चल जाएगी कि वो रीपे कर पाएगा, उसमें इतना काबिलियत है, फाइनेंशियल एबिलिटी है, इकोनॉमिकली वो वायबल है या नहीं है। प्रॉपर्टी की डिटेल्स जिसके ऊपर लोन अप्लाई किया गया यानी मॉर्गेज वगैरह रखी गई है आपकी, यानी किस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग लोन लिया जा रहा है, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी। अब जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल होगी कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, हमने पहले ही बात किया था, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड अटैच करने ज़रूरी है। ID प्रूफ है, बर्थ सर्टिफिकेट है, एड्रेस प्रूफ है, एजुकेशन सर्टिफिकेट है, एम्प्लॉयमेंट प्रूफ है, बैंक स्टेटमेंट्स है। उसके बाद प्रोसेसिंग फ़ीस जो है आगे फर्दर आपकी जो एप्लीकेशन आगे फर्दर चेकिंग के लिए जाएगी, आपका डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन या वैल्यूएशन होगा तो उसके लिए फ़ीस पे की जाएगी, प्रोसेसिंग फ़ीस बैंक को या जो भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जिससे आप लोन या हाउसिंग फाइनेंस अरेंज करना चाह रहे हैं। जो फ़ीस होगी वो 0.25% होगी, जितना भी लोन अमाउंट रिक्वेस्ट किया गया है उसका। ये कलेक्ट की जाएगी बैंक से या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से एप्लीकेंट लोन अकाउंट को मेंटेन करने के लिए। तो ये बेसिकली मेंटेनेंस एंड प्रोसेसिंग फ़ीस है एक अकाउंट की जो फाइनेंस अरेंज कर रहा है अकाउंट होल्डर की जिसे लोन प्रोवाइड किया जाएगा, उसके अकाउंट को मेंटेन करने के लिए कि उसने कितना लोन जनरेट किया, उसने कब कब रीपे किया, तो वो पूरी लोन का अकाउंट हैंडल करने की फ़ीस है उसकी, और लोन दिलवाने का भी सब कुछ बीच में आ जाएगा। वैल्यूएशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इसमें चेक किया जाएगा कि जो भी डॉक्यूमेंट्स या एप्लीकेशन फॉर्म में डिटेल्स प्रोवाइड की गई हैं या जो भी पेपर वर्क किया गया है उसमें कोई भी फ्रॉडलेंट एक्टिविटी या कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे तो नहीं है जो फ्रॉड हो। उसके बाद क्या है, सैंक्शन एंड इशू ऑफ ऑफ़र लेटर। जब डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा बैंक या जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ हैं वो एग्ज़ामिन करेंगी सारी डिटेल एप्लीकेंट्स की, जो भी उनका एज, क्वालिफ़िकेशन, एड्रेस है या उनकी ऑक्यूपेशनल डिटेल्स है, उनकी मंथली सैलरी पर ईयरली इनकम है कि वो एबिलिटी है उनको रीपे करने की। तो इकोनॉमिक वायबिलिटी को चेक करेंगी, एम्प्लॉयमेंट आज के टाइम पर वो कहाँ एम्प्लॉयड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है या क्या कर रहा है कि वो रीपे कर पाए, ये चेक करना है
कंपनी के लिए या बैंक के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसका फर्दर टाइमली पेमेंट भी हो जाए, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट। बिज़नेस का नेचर क्या है, अगर वो पर्सन सेल्फ एम्प्लॉयड है तो सारा एग्जामिनेशन करने के बाद, सब डिटेल्स को चेक करने के बाद वो डिसीजन लेगी कि वो उस लोन को, एप्लीकेशन को अप्रूव करना है या रिजेक्ट करना है। जैसे ही लोन सैंक्शन किया जाएगा, बैंक का या उसका रिस्पेक्टिव फाइनेंशियल कंपनी जो भी है, जो फंड्स प्रोवाइड करेगी हाउसिंग पर्पस के लिए, वो सर्टिफाइड ऑफर लेटर देगी एप्लीकेंट को कि आपका लोन अप्रूव हुआ या रिजेक्ट हुआ, जिसके अंदर क्या होगा, लोन अमाउंट सैंक्शन अगर होती है, एप्लीकेशन अगर अप्रूव हो जाती है, सैंक्शन अमाउंट कितना हुआ है, जितना मांगा था उसके बानिस्बत रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है जो उसे पे करना पड़ेगा, नेचर ऑफ इंटरेस्ट रेट वेरिएबल है या फिक्स है वो कितना है, टेन्योर ऑफ लोन कितने ड्यूरेशन के लिए लोन दिया जा रहा है, मोड ऑफ रीपेमेंट क्या होगा, बाकी टर्म्स या पॉलिसी या कंडीशन जिन लोन के रिगार्डिंग। फिर लीगल और टेक्निकल चेक किया जाएगा साइट एस्टिमेशन का। या जब एक बार लोन सैंक्शन कर दिया जाता है तो बैंक या फाइनेंशियल कंपनी जो है वो एक लीगल या टेक्निकल चेक करेगी होम प्रॉपर्टी का, जो वो परचेज करना चाह रहा है एप्लीकेंट। तो वो उनके जो भी वैलिडेट किया जाएगा, जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स जो परचेज की है या ओरिजिनल प्रॉपर्टी है, ऑथेंटिकेशन के लिए या प्रेमिसेस को चेक किया जाएगा एक प्रॉपर एक्सपर्ट द्वारा कि कहीं जो लोन लिया गया जिस प्लॉट के ऊपर वो कंस्ट्रक्ट करना चाह रहा है वो एक्चुअल में प्लॉट उसका है भी या नहीं है, कहीं फेक तो नहीं दिखा रहा। तो पर्सनल वेरिफिकेशन, फिजिकल वेरिफिकेशन करना भी बहुत ज़रूरी है। फाइनल लोन डील्स एंड साइनिंग द एग्रीमेंट, जब टेक्निकल चेकिंग हो गई, पर्सनल साइट पर वेरिफिकेशन हो गई एक एक्सपर्ट द्वारा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, लोन का एग्रीमेंट बना दिया जाएगा, ड्यूली स्टैम्प्ड फाइनल होम लोन एग्रीमेंट होगा, स्टैम्पिंग होगी प्रॉपर, दोनों पार्टीज साइन करेंगी, बैंक हो गया आपका या जो भी फाइनेंशियल कंपनी और जो एप्लीकेंट जिसने लोन रिसीव किया है, उसके बाद ओरिजिनल पेपर्स प्रॉपर्टी के वो बैंक को दे दिए जाएंगे या रिस्पेक्टिव फाइनेंशियल कंपनी को। फिर लोन क्या है, डिस्पर्स किया जाएगा। लास्ट स्टेप क्या होगा, सैंक्शन लोन अमाउंट ऑफ द एप्लीकेंट की लोन अमाउंट जो होगा वो सैंक्शन कर दिया जाएगा। तो हम इस चैप्टर के अंदर कंज्यूमर फाइनेंस, हाउसिंग फाइनेंस और वेंचर कैपिटल फाइनेंस पढ़ रहे थे। तो हम कंज्यूमर फाइनेंस और वेंचर कैपिटल फाइनेंस पढ़ चुके हैं और अब हम पढ़ रहे हैं कंज्यूमर फाइनेंस और हाउसिंग फाइनेंस पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ रहे हैं वेंचर कैपिटल फाइनेंस। बेसिकली वेंचर कैपिटल क्या होता है कि जब किसी भी, जैसे हम स्टार्टअप्स देखते हैं, स्टार्टअप्स में क्या होता है कि पोटेंशियल है, इंटेलेक्चुअल बौद्धिक क्षमता है किसी काम को करने की या कुछ सर्विस या प्रोडक्ट को जनरेट करने की, बट क्योंकि नाम बड़ा नहीं है तो उस वजह से एक मार्केट के अंदर पैसा अरेंज करना जो है वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो वो किस तरह से कि मार्केट में उन्हें नहीं जानता है कोई, पोटेंशियल है हाईली कि वो प्रॉफिटेबल ही आउटकम लेकर आएगा, लेकिन मार्केट में आईपीओ निकालना, शेयर्स निकालना, खरीदेगा कौन, क्योंकि कोई मार्केट एक्सपोजर नहीं है। तो वहाँ पर जो रोल आता है वो वेंचर कैपिटलिस्ट फॉर्म्स का आता है। तो हम कर रहे हैं अभी हम, अगर किसी कंपनी के पास ग्रोथ पोटेंशियल हाई है, यानी जो हम अर्ली स्टार्टअप्स की बात करें, ग्रोथ पोटेंशियल हाई है एज लाइक, यानी कि जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस या कोई स्टार्टअप्स इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग की टर्म्स के अंदर हो, या कोई नया प्रोडक्ट लेकर आ रहा हो या टेक्नोलॉजी लेकर आ रहा हो, तो उस केस में पोटेंशियल है लेकिन एक्सपोजर ना होने की वजह से वेंचर कैपिटल फाइनेंशियल फर्म्स जो हैं वो प्राइवेट इक्विटी प्रोवाइड करते हैं ऐसे स्टार्टअप्स को या ऐसी कंपनीज को, उनके प्रोजेक्ट्स को, जहाँ पर एक्सपेक्टेड रिटर्न हाई हो, जहाँ पर एक्सपेक्टेड रिस्क भी फिर हाई होगा क्योंकि वो प्राइवेट इक्विटी देते हैं, और मोस्ट एक्सपेंसिव सोर्स माना जाता है ये फंड्स का, क्योंकि रिटर्न भी फिर उनको उसमें ज़्यादा मिलते हैं कंपैरेटिव टू अगर वो बाहर से फंड्स अरेंज करते। और पहली बात तो मिलता नहीं, सिर्फ उनकी ग्रोथ पोटेंशियल के ऊपर ही मिलता है, वर्दीनेस कैसे चेक होती, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए दिया जाए, इसीलिए वेंचर कैपिटल फर्म्स ही ऐसे कंपनीज को या स्टार्टअप्स को फंड्स प्रोवाइड करते हैं। और रीज़न क्या रहता है,
रिस्क भी है, हाई एक्सपेक्टेड रिटर्न जनरेट करने की क्षमता भी है, रिस्क भी बियर करेंगे और लॉन्ग टर्म के लिए भी है। दो डू नॉट हैव स्टेबल रिवेन्यूज़। प्रॉब्लम क्या है कि उन्हें फंड्स हाई रेट पर क्यों मिल रहा है, महंगा क्यों मिल रहा है? क्योंकि उनके स्टेबल रिवेन्यूज़ या प्रॉपर ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है जिसके बेसिस के ऊपर कोई बाहर फंड्स उनको प्रोवाइड करे। जैसे हम शार्क टैंक इंडिया के अंदर देखते हैं, तो वो स्टार्टिंग में उनसे पूछा जाता है कितने राउंड्स ऑफ फंड्स आपने जनरेट किए, तो वो एंजल इन्वेस्टर्स कितने थे, तो वो क्या चीज़ें उनका पोटेंशियल देखकर ही वो, और उनका जो ऑलरेडी पहले से ही क्रेडिट कितना लिया हुआ है उसकी पेइंग ऑफ कैपेसिटी को कितना रीपे कर चुके हैं देखने के बाद ही वो डिसाइड करते हैं कि हम वाकई हमारे लिए भी वो प्रॉफिटेबल है उसमें जाना, इन्वेस्ट करना। अगर हम उनको अपनी मार्केट टेक्टिक्स वगैरह बताएं, उनको एक गाइडेंस प्रोवाइड करें, तो वो फंड्स उस तरह से प्रोवाइड करते हैं। हम प्रॉपर उनको वीएफ फर्म्स नहीं बोलेंगे, वो बेसिकली शार्क्स का ही काम करेंगे, बट है क्या कि वो एक तरह से उनको एग्जिस्टिंग इक्विटी के अंदर ही उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। सूटेबल कहाँ है? ऐसे प्रोजेक्ट विद लार्ज अपफ्रंट फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट जो चीप अल्टरनेटिव से फुलफिल नहीं की जा सकती, यानी कि जो सस्ता लोन लेकर ऐसी चीज़ों में रहकर, वो ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनकी प्रॉपर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स है और पोटेंशियल भी होगा लेकिन चीप अल्टरनेटिव से वो फुलफिल नहीं हो जाती, वहाँ पर वेंचर कैपिटलिस्ट आते हैं। किस तरह के वेंचर कैपिटलिस्ट काइंड की फंडिंग होगी? फाइनेंस किस टाइप का होता है वेंचर कैपिटलिस्ट फाइनेंस के अंदर? सीड फंडिंग फॉर डेवलपमेंट ऑफ इनिशियल प्रोडक्ट और सर्विस का इनिशियली स्टेज के ऊपर डेवलपमेंट करने के लिए या प्रोडक्ट को इनिशियल डेवलपमेंट करने के लिए, बिल्कुल जब वो एक क्या है, एक तरह से इन्फेंट भी नहीं है, उसका सिर्फ एक आइडिया है कागज़ों के ऊपर, या यूँ लगा लो कि सिर्फ प्रोटोटाइप्स रेडी हैं, तो वो क्या है, सीड फंडिंग प्रोवाइडेड बाय एंटरप्रेन्योर्स। बेसिकली जनरली क्या होता है, ये हमेशा एंटरप्रेन्योर की फैमिली ही प्रोवाइड करती है, या हमने पहले बात भी की थी, एंजल इन्वेस्टर्स प्रोवाइड करते हैं सीड फंडिंग, सीड कैपिटल कहते हैं उसे। अर्ली स्टेज फाइनेंस फॉर बिजनेसेस हैविंग प्रोवन कंसेप्ट by venture capitalist firms given to develop and test product services। इसका मतलब क्या है? जिनका कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट या सर्विसेज, जो बिजनेस का कॉन्सेप्ट बिल्कुल प्रूव्ड है, यानी कि कुछ हद तक वो मार्केट में आ चुके हैं, ठीक है, अर्ली स्टेज पे हैं, रिटर्न्स भी कुछ ना कुछ जनरेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर वेंचर कैपिटलिस्ट आते हैं उसको और फर्दर डेवलप करवाने के लिए और उसके प्रोडक्ट को और फर्दर टेस्ट करने के लिए, ताकि अच्छा बड़े लेवल के ऊपर कमर्शलाइज किया जा सके। एक्सपेंशन फाइनेंस, ये क्या है कि बिजनेस की ग्रोथ रिलेटेड एक्सपेंसेस करने के लिए फंड्स दिए जाते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म्स द्वारा, कि ज़्यादा से ज़्यादा, अगर हम बात करें शार्क में एक्सपेंशन फाइनेंस भी मिलता है, तो जितने भी बिजनेस की फर्दर ग्रोथ के लिए वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म्स क्या हैं, फंड प्रोवाइड करते हैं इन फॉर्म ऑफ इक्विटी। जो फर्स्ट स्टेज पर सक्सेस डिमॉन्स्ट्रेट करता है उसको फर्दर एक्सपैंड करना है, वहाँ पर फिर वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म प्रोवाइड करते हैं। इनिशियली नहीं करते, इनिशियल पे तो क्या आएंगे, एंजल इन्वेस्टर्स या सीड फंडिंग आ गए। वेंचर कैपिटलिस्ट वहाँ आएंगे जहाँ पे उसके पास ग्रोथ में एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हाई उसे लग रहे हैं, इट मीन्स मार्केट में वो प्रोडक्ट ऑलरेडी बिक रहा है और उसमें बस ये है कि उनको इंटेलेक्चुअली और एक मार्केट का बहुत बड़ा आयाम नहीं पता है, वहाँ पर फिर वो वेंचर कैपिटलिस्ट फंड आते हैं कि पहली स्टेज पर तो सक्सेसफुल हो गया ना, वो फर्दर फिर उसको क्या है और एक्सपेंशन के लिए, जब उसने अपना प्रदर्शित कर दिया कि हाँ मैं सक्सेसफुल हूँ और ये चलेगा, पोटेंशियल है, तो फिर वो एक्सपेंशन फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट फंड। बट फंड्स आर रिक्वायर्ड फॉर मार्केटिंग। बेसिकली कहाँ चाहिए, क्या होता है पैसा वहाँ पर, मार्केटिंग के लिए, हायरिंग के लिए, या और ग्रोथ रिलेटेड एक्सपेंशन के लिए, कि मुझे इस लाइन एक साइड और भी है जिसको मैं और ज़्यादा एक्सपैंड कर सकता हूँ, हायर नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट जनरेट कर सकता हूँ। एक है मेजाइन फाइनेंस, ये क्या है, उन बिजनेसेस को जो एक्विजिशन कर रहे हैं या आईपीओ निकाल रहे हैं, तो एक्वायर करने के लिए फंड्स प्रोवाइड करना,
या जो कंपनीज आईपीओ निकालने वाली हैं उनको फंड्स प्रोवाइड करना इन कॉम्बिनेशन, यानी कि डेट और इक्विटी के कॉम्बिनेशन के साथ, तो उनको फंड्स प्रोवाइड करती है आपके मेजाइन फाइनेंस। वेंचर कैपिटलिस्ट सिस्टम के अंदर क्या है, वेंचर कैपिटल प्रोवाइड किया जाता है। ब्रिज फाइनेंस वेंचर कैपिटल क्या है, इक्विटी और डेट बोथ फॉर्म में ही आती है। जनरली वेंचर कैपिटल होता है इक्विटी फॉर्म में, बट ब्रिज फाइनेंस के अंदर दोनों ही फॉर्मेट के अंदर फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ताकि जो गैप है टू फंडिंग, यानी कि जो भी जब फर्स्ट स्टेज हुई आपकी उस फर्म ने, जब वो ग्रो करना शुरू किया, तो जो वो राउंड्स चलते हैं फंड रेस के, उस गैप को कम करने के लिए वो क्या किया जाता है, ब्रिज फाइनेंस लाया जाता है, क्योंकि उसमें मिक्सचर है डेट और इक्विटी का भी, वरना बाकी राउंड में चाहे एंजल्स है वो इक्विटी फॉर्मेट के अंदर ही देते हैं, इसलिए। नेक्स्ट इज व्हाट आर इंस्ट्रूमेंटल ऑफ वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग। अब वेंचर कैपिटल फाइनेंस जो हम बात कर रहे थे कि वैसे तो देखा जाए तो इक्विटी फॉर्मेट के अंदर प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन फर्दर और उसके वेंचर कैपिटल फाइनेंस के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं। जैसे हम यहाँ बात करते हैं कन्वर्टेबल नोट्स, सेफ नोट्स। तो कन्वर्टेबल नोट्स क्या हैं आपके, शॉर्ट टर्म, मतलब अपार्ट फ्रॉम इक्विटी डेट कुछ और भी आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं। कन्वर्टेबल नोट्स में शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, छोटी अवधि के लिए डेट्स प्रोवाइड किया जाएगा। वेंचर कैपिटल लिस्ट जो हैं वो यूज़ करते हैं शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि हमने बात की थी कि दोनों फॉर्मेट ही आ जाएंगे, जैसे हमने ब्रिज की बात की थी। तो कन्वर्टेबल नोट्स स्टार्टअप्स के लिए है। जो कन्वर्ट किया, कन्वर्टेबल नोट्स क्या है, पहले डेट इंस्ट्रूमेंट होंगे जो वेंचर कैपिटल फाइनेंस फर्म्स यूज़ करेंगी स्टार्टअप्स को देने के लिए, फिर बाद में वो इक्विटी के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे एट प्री डिटरमाइंड इवेंट। लाइक वो कब कन्वर्ट होंगे, जब वो क्या है, एक्विजिशन हो रहा है, आईपीओ या लिक्विडेशन हो रहा है, क्योंकि डेब्ट्स में हाई इंटरेस्ट रेट होता है और मैच्योरिटी पीरियड का भी ध्यान में रखना होता है, इसलिए वो कन्वर्जन का फॉर्मेट लेकर आते हैं। सेफ नोट्स क्या है, इक्विटी विद कन्वर्जन। वहाँ पर क्या था, डेट विद कन्वर्जन इनटू इक्विटी, यहाँ इक्विटी विद कन्वर्जन एग्री टू, यानी कि एग्री टू परचेज एट अ प्राइस इन फ्यूचर। इसमें क्या है, इक्विटी इन द सेंस आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड वो क्या रहेगा, इट वुड बी कन्वर्टेबल। फर्स्ट एंड सेकंड डिफर इन डेप्थ, कन्वर्टेबल इन फर्स्ट एंड नॉट। तो ये फर्स्ट और ये सेकंड जो है ये डेट के फॉर्मेट में डिफरेंट हैं। डेट कन्वर्टेबल है फर्स्ट के अंदर, एंड इंटरेस्ट रेट और मैच्योरिटी नहीं है सेकंड के अंदर। तो फर्स्ट में तो क्या था, डेट कन्वर्टेबिलिटी थी फर्स्ट के अंदर और ये चीज़ था, बट साथ में वहाँ पर क्या था, वहाँ पर इशू क्यों था कि मैच्योरिटी भी एग्जिस्ट करता है और कोई इंटरेस्ट रेट जो था उसकी एग्जिस्टेंस थी यहाँ पर। लेकिन सेफ नोट्स के अंदर क्या है, सिर्फ इक्विटी विद कन्वर्जन है, फ्यूचर एग्रीड प्राइस में वो भी ले सकते हैं। और यहाँ पर ये फ़ायदा है कि दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं, क्योंकि सेकंड वाले में कोई इंटरेस्ट रेट या कोई मैच्योरिटी का कंसेप्ट ही नहीं है। नेक्स्ट आता है प्रेफर्ड शेयर्स। प्रेफर्ड शेयर्स क्या है, ये सीनियर है इन टर्म्स, सीनियर टू इक्विटी इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड एंड लिक्विडेशन। अब हम बात करें इन टर्म्स, यानी कि इन टर्म्स ऑफ अगर डिविडेंड के तौर पे माने इनके अंदर या लिक्विडेशन में माने, इन केस ऑफ सेलिंग ऑफ बिजनेस माने, तो ये प्रेफर्ड शेयर ज़्यादा बेटर कंसिडर किए जाते हैं। इसमें क्या इंक्लूड्स एडिशनल वोटिंग एंड एंटी डाइल्यूशन फीचर भी इन्वॉल्व रहेगा प्रेफर्ड शेयर के अंदर। एग्जाम्पल क्या है आपके वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग के, ये आईसीआईसीआई वेंचर कैपिटल प्रोवाइड कराता है, आईएफसीआई है, सिडबी है, ये सारे हैं आपके पास नेम्स। अब वेंचर कैपिटल के कुछ प्रॉज एंड कॉन्स एंड फ़ायदे और नुकसान हैं। प्रॉज क्या है, इनिशिएशन एक्सपेंशन इन केस ऑफ लैक ऑफ ट्रेडिशनल फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस, यानी कि अगर बैंक से लोन लेना मुश्किल है क्योंकि नए पर्सन हैं, स्टार्टअप है और उनके पास कोई प्रूवन रिटर्न नहीं है जिससे उनका क्रेडिटवर्दीनेस चेक हो जाए और बैंक लोन दे पाए, तो वहाँ पर वेंचर कैपिटलिस्ट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं एक्सपेंड करने के लिए। या इनिशियल लेवल पर अगर सीड कैपिटल प्रोवाइडेड
की रिक्वायरमेंट है वहाँ पर, क्योंकि बैंक्स उस स्टेज के ऊपर लोन प्रोवाइड नहीं कर सकते जब उनके पास कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता जो प्रूव्ड और ऑथेंटिकेट। प्रोवाइड फाइनेंस तो प्रोवाइड कराता है ये वेंचर कैपिटलिस्ट, प्लस में एक्सपर्टीज भी प्रोवाइड कराता है, जस्ट लाइक शार्क टैंक इंडिया। सपोर्ट वाया इनोवेटिव हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि सपोर्ट उसका साथ में और भी है कि अगर डेप्ट है तो कन्वर्ट हो जाएगी इक्विटी के अंदर, और आपको जो बच जाएंगे जो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करने से, या हम सेफ नोट्स की बात कर रहे थे कि लेटर डेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी इक्विटी, फ्यूचर में एग्रीड प्राइस पर परचेज कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस कॉन्स क्या है? डाइल्यूजन ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल जाता है हाथ से। एज एंटरप्रेन्योर हैव टू सेक्रीफाइस परसेंटेज, क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर को, वेंचर कैपिटलिस्ट को अपना एक परसेंटेज ऑनरशिप का जो है मालिकाना हक है वो डाइल्यूट करके उसे देना पड़ता है, जैसे हम शार्क टैंक में पिचेस के अंदर सुनते ही हैं। टू पिच आइडियाज, आइडिया को पिच करना वेंचर कैपिटलिस्ट के सामने सबसे बड़ी चैलेंजिंग जॉब है, क्योंकि वो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं उनके, खासकर उनको इंटरेस्ट होता है कि रिटर्न्स वाकई आएगा या नहीं आएगा, उसके अंदर प्रॉफिटेबल है या नहीं, तो वो इकोनॉमिक वायबिलिटी, मार्केटिंग वायबिलिटी, टेक्निकल हर चीज़ को चेक करते हैं। इसलिए पिच करना बहुत टफ टास्क है, क्योंकि उन्हें एक्सपर्टाइज भी प्रोवाइड करना है, और जो सामने बैठे हैं वेंचर कैपिटलिस्ट जो फंड्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो बहुत बड़े एक टाइप से एक ग्राउंडेड लेवल पर बहुत लंबे टाइम से वहाँ पर सर्वाइव कर रहे हैं। एक्सपेंसिव है वेंचर कैपिटल अरेंज करना। अनड्यू प्रेशर ऑफ बीइंग सक्सेसफुल ऑन एंटरप्रेन्योर्स इन फुलफिलिंग हाई रिटर्न एक्सपेक्टेशंस ऑफ वेंचर कैपिटलिस्ट। वेंचर कैपिटलिस्ट ने फंड इन्वेस्ट तो कर दिए, लेकिन एंटरप्रेन्योर जो फंड रेज कर रहा है, स्टार्टअप जो फंड रेस कर रहा है, उनके ऊपर प्रेशर हो जाता है, क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशंस होती है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स एंड डूइंग द बेटर, वो बहुत जाती है।